हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 22 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पर डेली की मिल जाती है। आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो ध्यान रखिए, आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एग्जाम इंजन बाय वरुण अवस्थी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में एक ऑप्शन आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल का, और वहीं पर डेली की फ्री करंट अफेयर पीडीएफ अपलोड होती है। साथ में उससे जुड़े हुए जितना भी स्टैटिक जीके होता है वो सब भी उसी में रहता है, तो आप उसे जरूर डाउनलोड कर लिया करें वहां से। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल यह था कि प्राचीन काल में जो इंद्रप्रस्थ हुआ करता था एक शहर, ये इनमें से 16 में से कौन से महाजनपद की कैपिटल था। तो इंद्रप्रस्थ जो कैपिटल हुआ करता था ये कुरु का हुआ करता था। किसका? कुरु। कुरु नाम का एक महाजनपद हुआ करता था। आप ऐसे समझ लो जैसे आज की डेट में भारत के राज्य है ना, स्टेट है, उसी तरीके से प्राचीन काल में इनको महाजनपद बोला जाता था। तो उनमें से एक जनपद था कुरु। अब अगर आप इस मैप में देखोगे तो आपको ये देखिए कुरु यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दैट इज कुरु, और ये है इंद्रप्रस्थ जो कि कुरु की कैपिटल है। बाद में इसी इंद्रप्रस्थ का नाम क्या पड़ गया? दिल्ली। तभी आप आज की डेट में भारत के मैप पर अगर देखते हो तो इस जगह पर आपको सीधे सीधे दिल्ली मिलती है जो कि भारत की कैपिटल है। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में पीए संगमा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया गया है? एक शहर का नाम है दाकोब्रे। क्या नाम है? दाकोब्रे। तो दाकोब्रे के अंदर बेसिकली जो दाकोब्रे है, ये मैं आपको बताऊं, ये गारो हिल्स में पड़ता है। कहां पर? गारो हिल्स में। और गारो हिल्स कहां पर है? ये पड़ती है मेघालय में। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा के द्वारा पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, ये अपने आप में एक फुटबॉल स्टेडियम है। इसको बनाने के लिए 127.7 करोड़ की लागत लगी है। करीब करीब आप बोल सकते हो 128 करोड़ की मदद से इसको बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि यह पूरा स्टेडियम 17,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगले साल तक, मतलब 2023 जब तक पूरा होगा, अगले साल के दिसंबर तक, इस पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल 2 नए इंडोर स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो भारत के जो पूर्वी राज्य हैं वहां पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। मेघालय में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है डी मिश्रा। कौन है? डी मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक नई योजना लॉन्च करी गई है? इस योजना का नाम है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। अब देखिए, ये जो योजना है ये इसलिए लॉन्च करी गई है कि ऐसे लोग जो कि लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो उन तक पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी लाइब्रेरी की। तो ये योजना लॉन्च करी है तमिलनाडु में एम के स्टालिन की सरकार ने। अब ऐसे कौन लोग हैं जो कि लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो सीनियर सिटीजन आ जाते हैं इसमें। जो वृद्ध लोग हैं वो लाइब्रेरी तक नहीं जा पाते हैं, और अगर उन्हें पढ़ने का मन है तो सरकार इस योजना के अंतर्गत उनके घर तक पुस्तकें पहुंचाएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रंस हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, वो लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ऐसी डिसीज है उन्हें, या फिर ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि वो काफी टाइम तक हॉस्पिटल में है और पहले से ही है, तो उन तक भी ये किताबें पहुंचाई जाएंगी। और टोटल इस प्रोग्राम के अंतर्गत 2,500 लाइब्रेरीज को शामिल किया गया है। मतलब 2,500 लाइब्रेरीज जो है तमिलनाडु की टोटल, उनको इस योजना के अंतर्गत जारी किया गया है, और उनमें जितनी भी पुस्तकें हैं वो सब इस प्रोग्राम के तहत कंपाइल करी जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत 31 डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ा गया है। कितने? 31 डिस्ट्रिक्ट्स। और तमिलनाडु में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है आर एन रवि। आर एन रवि। महाराष्ट्र में एक नाथ जी शिंदे की सरकार है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। और आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन रेड्डी की सरकार है इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2010 में साइंटिफिक पब्लिकेशंस में भारत की पोजीशन 7वीं हुआ करती थी। अभी 2020 का डेटा आ गया है, ये पोजीशन हमारी बेहतर हो गई है। तो 7 से अब भारत की पोजीशन घट के हो गई है 3री। अब दुनिया में हम 3रे नंबर के ऐसे देश हैं जिसके पास सबसे ज्यादा साइंटिफिक पब्लिकेशन है। साइंटिफिक पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम कोई नई रिसर्च या डेवलपमेंट करते हैं तो उसका पेटेंट हमें लेना होता है।
भाई जाहिर सी बात है ना, आपने अगर कोई नई डिस्कवरी करी है, नई खोज करी है, तो उस पर आप अपना नाम तो लिखाओगे ना, नाम तो अंकित कराओगे। नहीं तो आपकी रिसर्च को कोई कल को उठ के बोलेगा कि ये तो मेरी रिसर्च है। इसी तरीके से जब कोई नई किताब लिखी जाती है तो ऑथर सबसे पहले उसे पेटेंट करा लेता है अपने नाम पे। तो जितनी भी साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं दुनिया में, इस टाइम पर हम तीसरे नंबर पे हैं। दुनिया में नंबर वन पे कौन सा देश है इस टाइम पे साइंटिफिक पब्लिकेशंस पे? सबसे ज्यादा साइंटिफिक पब्लिकेशन इस टाइम पे चाइना के पास है, नंबर वन पे। दूसरे नंबर पे अमेरिका है, और अब तीसरे नंबर पे भारत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया था, वो था क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। तो ये जो क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स था, इसका मेन उद्देश्य ये बताना था कि दुनिया में ये कौन से देश हैं जो कि क्रिप्टो करेंसीज पर सबसे ज्यादा डील कर रहे हैं। उसमें भारत ने चौथी रैंक सिक्योर करी थी। इसमें भी हम काफी बेहतर रैंक पे थे। इसमें नंबर वन पे कौन सा देश था? ये था वियतनाम। इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले एक इंडेक्स और जारी किया गया था, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का, जिसमें भारत ने 8वीं रैंक सिक्योर करी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है? और ये टास्क फोर्स क्या करेगी? राज्य के अंदर जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग हो रही है उस पर मॉनिटरिंग करेगी और नए तरीके से रिकमेंडेशन लेकर आएगी। तो ये है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ये चाहती है कि इनकी ये जो टास्क फोर्स है, ये राज्य के अंदर जो भी ऑनलाइन गैम्बलिंग हो रही है उस पर नियंत्रण करें, और साथ में उसे आगे नियंत्रित करने के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी करें। तो एक तरीके से, जैसे कि आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले दक्षिण भारत के कई ऐसे राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। इन राज्यों में ऑनलाइन गैम्बलिंग पूरे तरीके से बैन कर दी गई है। इवन आपको बता दूं, इन राज्यों में जो ऑनलाइन गेमिंग है वो भी बैन कर दी गई है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग से ही गैम्बलिंग आ रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग को बैन नहीं कर रही है, लेकिन उसे मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया है। और इस टाइम पे मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? ये है मांगू भाई पटेल। कौन है? मांगू भाई पटेल। आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। अभी कुछ टाइम पहले मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क न्यूज में था। क्यों? क्योंकि नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। तो जो प्रोजेक्ट चीता था उसके अंतर्गत 8 चीते लाकर कूनो नेशनल पार्क में ही छोड़े गए थे। इसके अलावा और भी कई नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जैसे कि पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, और एक आपका माधव नेशनल पार्क हो गया, वन विहार नेशनल पार्क, फॉजिल नेशनल पार्क। ये सब मध्य प्रदेश के ही अंदर है। आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, 2021 के डेटा के आधार पर भारत का एक कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वन है या फॉरेस्ट एरिया है? तो ये भी एमपी ही है। पिछले कई सालों से एमपी नंबर वन पे है फॉरेस्ट एरिया में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक के द्वारा अभी हाल ही में एक नई योजना लॉन्च करी गई है डिपॉजिट के लिए। अगर आप इंडियन बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो आपके लिए ये नई योजना है, और इस योजना का नाम है इंड शक्ति 555 डेज। मतलब आप बोल सकते हो इंड शक्ति 555 दिन की ये जो योजना लॉन्च करी है, ये है क्या? उससे पहले देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में करी गई थी, और इस टाइम पे इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? ये हैं शांति लाल जैन। शांति लाल जैन। अब सवाल उठता है, ये योजना है क्या? इंडियन बैंक इस योजना के तहत आपको बोलता है कि ये सबसे बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं। अगर आप इनके पास अपना पैसा 555 दिन के लिए जमा करते हो तो आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, मतलब 7% ब्याज देंगे। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7.15% ब्याज देंगे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी फाइनेंशियल कंपनी है जिसके द्वारा रूट्स नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? जी हाँ, रूट्स नाम का। और ये जो रूट्स नाम का प्लेटफॉर्म है, ये आपको इन्वेस्टर मार्केट से जुड़ी हुई और मार्केटिंग एनालिसिस से जुड़ी हुई कई सारी जानकारी देगा। तो ये है एचडीएफसी सिक्योरिटीज। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने ये प्लेटफॉर्म इसलिए लॉन्च किया है कि अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं या फिर बैंकिंग मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो ये जो रूट्स नाम का प्लेटफॉर्म है, ये इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको देगा। इवन इस प्लेटफॉर्म की खास बात आपको पता है क्या होगी? इसकी खास बात यह है
कि आज की डेट में जितने भी बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर्स हैं वो गूगल पर जो भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उस बिहाफ पर आपको डेटा दिया जाएगा। या आप बोल सकते हो शेयर मार्केट या ट्रेडिंग मार्केट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो भी डेटा वो सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है उससे जुड़ी हुई आपको जानकारी मिलेगी, जिससे कि आप ज्यादा बेहतर नजदीकियां समझ पाओगे इस मार्केट की, कि कैसे इस मार्केट को पढ़ा जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए और कैसे पैसा कमाया जाए। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीईओ है धीरज रेली। क्या नाम है? धीरज रेली। क्लियर है? और अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। हालांकि एचडीएफसी सिक्योरिटीज एचडीएफसी बैंक की ही सब्सिडरी है। इसके सीईओ हैं इस टाइम पे शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में सेविंग अकाउंट्स के ऊपर जीरो फी बैंकिंग लॉन्च करी है? मतलब ये ऐसा बैंक है जिसने अभी हाल ही में एक नई योजना शुरू करी है। इनका कहना है कि अगर आप हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट खोलते हो तो आपको हम जीरो फी बैंकिंग देंगे, आपको एक भी पैसा फी देने की जरूरत नहीं है। तो ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब सवाल ये उठता है, ये योजना है क्या? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको बोलता है कि आपको एसएमएस अलर्ट मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एटीएम ट्रांजैक्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं कटेगा। आप एनईएफटी करिए, कोई भी पैसा नहीं कटेगा। आरटीजीएस करिए, कोई पैसा नहीं कटेगा। आईएमपीएस करिए, कोई पैसा नहीं कटेगा। और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लीजिए, कोई भी पैसा नहीं कटेगा। अगर आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है तो भी पैसा नहीं कटेगा। मतलब आप जीरो बैलेंस भी रख लो तो भी कोई पैसा नहीं कटेगा। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि पूरे साल भर के एवरेज में आपके अकाउंट में मिनिमम 10,000 से लेकर 25,000 रुपए मेंटेन हुए होने चाहिए। अगर इतना पैसा आपने साल में मेंटेन किया है तो सब कुछ आपके लिए जीरो हो जाएगा। ये बैंक आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना साल 2015 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है? ये है वी वैद्यनाथन। वी वैद्यनाथन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जो बैंकिंग सर्विसेज का करार था पेंशनर्स को लेकर, उसको और बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। तो एक साल पहले बंधन बैंक ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक पैक्ट साइन किया था। मतलब आप बोल सकते हो रक्षा मंत्रालय के साथ बंधन बैंक ने एक पैक्ट साइन किया था। और बंधन बैंक ये फैसिलिटी दे रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं जो कि पेंशन में हैं इस टाइम पे, उनको बंधन बैंक की तरफ से स्पेशल ऑफर और ट्रीटमेंट्स दिए जाएंगे और उनकी फैमिलीज को। तो इस समझौते को अगले एक साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। और पूरे भारत भर में बंधन बैंक की 557 ब्रांचेस के थ्रू इसको स्प्रेड किया जाएगा। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में करी गई थी। इस बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता। और इसके सीईओ कौन है इस टाइम पे? ये है सीएस घोष। क्या नाम है? यहां पर मैं लिख देता हूं, सीएस घोष। पूरा नाम है चंद्रशेखर घोष। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सी भारतीय है जिन्होंने मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल जीत लिया है पूरे लास वेगास को डिफीट करने के बाद? तो लास वेगास में इस बार मिसेस वर्ल्ड 2022 इवेंट का आयोजन किया गया और इसको जीता किसने है? ये भारतीय मूल की हैं सरगम कौशल। कौन है? सरगम कौशल। और ये भारत में कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये भारत में मुंबई से बिलोंग करती हैं। लेकिन अगर मूलतः देखा जाए तो ये भारत में जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती थी। उसके बाद इन्होंने एजुकेशन वगैरह और मॉडलिंग क्षेत्र में आने के लिए मुंबई को चुना। मिसेस वर्ल्ड का खिताब आपको पता है किसी भी भारतीय ने 21 साल के बाद जीता है। 21 साल के बाद। मतलब ये जो सरगम कौशल है ये एक ऐसी भारतीय है जिन्होंने 21 साल के बाद भारत को ये टाइटल दिलाया है। पहली महिला या फिर आप बोल सकते हो पहली भारतीय महिला जिन्होंने मिसेस वर्ल्ड का टाइटल जीता था, ये थी, इनका नाम यहां पर मैं लिख देता हूं, वैसे ये लिखा हुआ है, इनका नाम है अदिति गोवित्रिकर। इन्होंने साल 2001 में जीता था मिसेस वर्ल्ड का टाइटल और आज 2022 चल रहा है, तो पूरे 21 साल के बाद दूसरी बार किसी भारतीय ने इस टाइटल को जीता। इस टाइटल में हिस्सा वही लोग ले सकते हैं जिनकी उम्र, पहली चीज तो वो शादीशुदा होने चाहिए
और उनकी उम्र कम से कम 21 साल हो और मैक्सिमम 48 साल। और सबसे पहले इस पूरे इवेंट की शुरुआत 1984 में करी गई थी, 1984 में। आपको पता है इस बार कितने देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया? 23 देशों ने हिस्सा लिया, सॉरी 63 देशों ने हिस्सा लिया। पूरे 63 देशों को डिफीट करके सरगम कौशल ने ये टाइटल जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस साल फर्स्ट रनर अप कौन नहीं, मतलब इनके बाद कौन नहीं, तो इनका नाम है मिसेस पॉलिनेशिया। मिसेस पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया से बिलोंग करती हैं, इसलिए मिसेस पॉलिनेशिया कहलाई हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वॉन 9th सेशन ऑफ द प्रो कबड्डी लीग टाइटल 2022? प्रो कबड्डी लीग टाइटल 2022 का जो खिताब है, ये इस बार कौन सी टीम ने जीता है? इस बार इसका नवा संस्करण खेला गया, तो इस बार ये खिताब जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। आपको पता है ये किसकी टीम है? ये अभिषेक बच्चन की टीम है। किसकी? अभिषेक बच्चन की। और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने जिस टीम को हराया है उसको बोलते हैं पुनेरी पल्टन। क्या बोलते हैं? पुनेरी पल्टन। इन्होंने पुनेरी पल्टन को 33-29 से हराया है। इस बार का जो प्रो कबड्डी लीग टाइटल है, इसका आयोजन 3 शहरों में किया गया। एक तो हैदराबाद में इसके कुछ मैचेस खेले गए, कुछ मैचेस बेंगलोर में खेले गए और कुछ मैचेस पुणे में खेले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड स्विमिंग में किसने बनाया है? स्विमिंग के अंदर फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 50 मीटर की बेस्ट स्ट्रोक में ये कौन सी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक नया रिकॉर्ड दर्ज करा दिया है? तो ये भारतीय मूल की हैं, चाहत अरोरा। और इन्होंने रिकॉर्ड टाइम 50 मीटर जो है ये कितने में कवर किया है? 50 मीटर कवर करने में इन्हें लगे हैं 32.94 सेकेंड। ये अपने आप में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बन गया है। और इस बार फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण खेला गया ऑस्ट्रेलिया में? 16वां संस्करण खेला गया इसका, 14th एडिशन, सॉरी 16th एडिशन। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पर्सनालिटी या आप बोल सकते हो अनुभवी जवान रह चुके भैरव सिंह राठौर, अभी हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन से युद्ध के लिए जाने जाते थे? तो ये 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पे, वहां पर यह युद्ध इन्होंने लड़ा था। और आपने एक मूवी देखी होगी, बॉर्डर मूवी, काफी फेमस है भारतीय सिनेमा में। तो बॉर्डर मूवी में आपने देखा होगा सुनील शेट्टी ने एक किरदार निभाया हुआ है भैरव सिंह का, वो एक्चुअली इन्होंने इन्हीं का किरदार निभाया हुआ है। ये है रियल भैरव सिंह। और मूवी में इनको वीर गति प्राप्त करते हुए दिखा दिया गया है, बट वो सही नहीं है। ये वीर गति को प्राप्त नहीं हुए थे। 1971 की इस जंग के बाद 1972 में इनको सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था भारत सरकार की तरफ से। तो अब 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। अभी कुछ टाइम पहले गृह मिनिस्टर या आप बोल सकते हो होम मिनिस्टर अमित शाह इनसे मिलने भी गए हुए थे। और ये अपनी सर्विसेज से रिटायर कब हुए? 1987 में रिटायर हुए थे। इनकी जो बीएसएफ की यूनिट थी ये 14th यूनिट थी, 14th यूनिट बीएसएफ। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे कौन से दिन मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस बोला जाता है। यह दिवस 20 दिसंबर को मनाया गया, परसों के दिन। और आपको पता है यह दिवस क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर में हर एक देश को यह सोचना चाहिए कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या है? जैसे कि हमें शिक्षा अच्छी करनी चाहिए, एजुकेशन का लेवल बढ़ाना है, साथ में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए रिसर्च करने हैं, हमें सिक्योरिटी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करना है, पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, हर एक देश के अंदर कोई भी कुपोषित नहीं होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में बेहतर फैसिलिटी होनी चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज जब मिलती हैं तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा टोटल ऐसे 17 सस्टेनेबल गोल्स बनाए गए हैं। इन 17 सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करना हर एक देश की जिम्मेदारी है, जिसके लिए दिवस मनाया जाता है। अब मेरा आज का सवाल आपसे है, आप में से कितने लोग बता सकते हैं प्रधानमंत्री वय वंदन योजना इनमें से कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई है? बैंकिंग, तकनीकी, स्वास्थ्य, पेंशन या फिर एंटरप्रेन्योरशिप? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आप मुझसे एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हो। मेरे बैचेस को लेने के लिए मैं आपको बता दूं, इस टाइम पर मेंस का बैच मैंने स्टार्ट किया है, 19 तारीख से स्टार्ट हो चुका है।
इसकी 3 क्लासेस हो भी चुकी हैं। 25 दिसंबर के बाद हम जो मेंस का बैच है उसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। ये विंडो 25 दिसंबर तक खुली हुई है, 25 दिसंबर की रात 12 बजे तक। उसके बाद हम एक भी एडमिशन नहीं लेंगे। आप इसमें दोनों फॉर्मेट में ले सकते हो बैच। या तो आप फाउंडेशन चाहते हैं तो पूरा ले लीजिए, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और अगर आप केवल जीएस जीके लेना चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या है वो मैंने डेमो बेसिस पर वरुण अवस्थी यूट्यूब चैनल पे दिखाया हुआ है, आप उस डेमो को भी देख सकते हो। जितने भी क्वेश्चन है, कोई पुराने क्वेश्चन यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इस बार हर एक क्वेश्चन का वेटेज 3 नंबर पे है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंप्यूटर का बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर का वेटेज सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में ही है। तो ये बैच 24 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। तो अभी की बात यहीं तक रहेगी, बाकी सीएचएसएल वालों की भी विंडोज खुली हुई हैं। सीएचएसएल का भी विंडो हम 25 तारीख को क्लोज कर देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए एग्जाम इंजन पे आपको कौन से बैच में एनरोल होना है, आप बेहतर समझते हैं। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।